हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने असेसमेंट के मीनिंग के बारे में जाना, असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग के डिफरेंस के बारे में जाना। इस वीडियो में हम जानेंगे असेसमेंट और उसके प्रिंसिपल्स के बारे में, आकलन और उसके सिद्धांतों के बारे में। आकलन को एक परिभाषा के माध्यम से अगर समझें तो अकॉर्डिंग टू कैथरीन, assessment is the systematic collection, review and use of information about educational programs undertaken for the purpose of improving student learning and development. इसे अगर हिंदी में समझें तो आकलन क्या है? आकलन विद्यार्थी अधिगम के सुधार एवं विकास के उद्देश्य से प्रारंभ शैक्षिक कार्यक्रम संबंधी सूचनाओं के व्यवस्थित संग्रह एवं निरीक्षण की प्रक्रिया है। यानी कि असेसमेंट क्या है? सिस्टमैटिक कलेक्शन है, फिर उसका हम रिव्यू करते हैं यानी कि निरीक्षण करते हैं और यूज करते हैं उस इंफॉर्मेशन का एजुकेशनल प्रोग्राम्स को इम्प्रूव करने के लिए, जिससे कि स्टूडेंट लर्निंग और डेवलपमेंट इम्प्रूव हो सके। यानी कि आकलन विद्यार्थी के अधिगम में सुधार ला सके और विकास में सुधार ला सके। इसके बाद हम बात करेंगे आकलन के सिद्धांतों की। हमने बात की थी कि आकलन हमारे विद्यार्थियों की उपलब्धियों को जानने और में हमारी मदद करता है, लेकिन ये कुछ सिद्धांतों पर आधारित है। तो सबसे पहला इसका सिद्धांत अगर हम पढ़ें तो वो है प्रिंसिपल ऑफ फुलफिलिंग द टास्क, यानी कि कार्यक्रम उद्देश्य की पूर्ति संबंधी सिद्धांत। जब भी हम कोई कार्य करते हैं हम सबसे पहले उसके उद्देश्य निर्धारित करते हैं। तो कुछ भी जब पढ़ाया जा रहा है तो किसी उद्देश्य को लेकर पढ़ाया जा रहा है। तो आकलन क्या कर रहा है या आकलन का सिद्धांत क्या कहता है कि ये हमें अवेयर करता है उन रीजंस को जानने के लिए कि व्हाई यू आर असेसिंग द स्टूडेंट्स, हम विद्यार्थियों का आकलन क्यों कर रहे हैं। फिर हाउ टू डिजाइन एंड असेसमेंट, कि हम किस प्रकार से आकलन को प्रारूपित करें जो हमारी नीड्स को पूरा कर रहा है। और इसको करने के लिए इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू कंसीडर द डिसीजंस यू आर गोइंग टू मेक, द इंफॉर्मेशन यू नीड टू गैदर टू मेक दोज डिसीजंस एंड व्हाट मेथड्स आर मोस्ट इफेक्टिव फॉर गैदरिंग द इंफॉर्मेशन, जो हमें ये बता सके कि जो हम आवश्यक सूचनाएं एकत्रित कर रहे हैं उसके बारे से या उसके साधन से हम वो निर्णय ले पाए कि हमने जिस उद्देश्य के लिए ये कार्य किया था, जिस उद्देश्य को लेके बच्चे को ये पढ़ाया था, क्या हमारा वो उद्देश्य पूरा हुआ है। दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ रेफरेंसिंग, इसको हम कह सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ रेफरेंसिंग ऑफ द असेसमेंट, यानी कि आकलन के अनुमोदन संबंधी सिद्धांत। अब जब हम आकलन को सार्थक बनाने की बात करते हैं तो विद्यार्थियों की क्षमताओं की तुलना एक सामान्य मापन से की जाए। सामान्य मापन का अर्थ क्या है कि विद्यार्थियों की सर्वाधिक सामान्य तुलना अन्य विद्यार्थियों से या उद्देश्य के मानदंडों से या विद्यार्थियों की ही दूसरे क्षेत्रों में उपलब्धि के आधार पर की जा सकती है। यानी कि मोस्ट कॉमन कंपैरिजंस मेड आर विद अदर कैंडिडेट्स, यानी कि दूसरे विद्यार्थियों के साथ, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया या विद द कैंडिडेट्स ओन परफॉर्मेंस इन अनदर एरिया। तो जब हम कंपेयर करते हैं, किसी की रेफरेंसिंग करते हैं किसी के साथ, तो हमारा पर्पस ऑफ असेसमेंट जो है वो एप्रोप्रिएट रेफरेंस के बेसिस पे हमें क्लियर रिजल्ट्स देता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ क्वालिटी ऑफ असेसमेंट आइटम्स, यानी कि जो हमारे आकलन के मद हैं, असेसमेंट आइटम्स हैं, उनकी उचित निर्माण की गुणवत्ता का सिद्धांत। आकलन मदों के उचित निर्माण की गुणवत्ता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ क्वालिटी ऑफ असेसमेंट आइटम्स। इसमें हम बात कर रहे हैं कि ये इंश्योर करने के लिए जो असेसमेंट यूजफुल है या नहीं, जो असेसमेंट आइटम्स हैं, जो क्वेश्चंस हम फ्रेम कर रहे हैं, दे मस्ट बी कंस्ट्रक्टेड टू एन एप्रोप्रिएट क्वालिटी। एक एप्रोप्रिएट क्वालिटी होनी चाहिए, यानी कि जब हम क्वालिटी ऑफ आइटम्स को जज करते हैं वो कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है स्टार्टिंग पॉइंट पर, लेकिन हम उसके अंदर क्या ध्यान रखना बहुत जरूरी है, हमें डिफिकल्ट लेवल ऑफ द आइटम्स। डिफिकल्टी लेवल का ध्यान इसीलिए रखना चाहिए क्योंकि क्लास में हमारे अलग अलग
मानसिक स्तर के बच्चे हैं तो उसी के अनुसार ही हमारे जो आकलन प्रश्न है वो औसत विद्यार्थियों के कठिनाई स्तर के अनुसार होने चाहिए। और इस प्रकार भी जो असेसमेंट आइटम्स है हमारी, वो इस प्रकार भी हमें ध्यान रखना चाहिए उसके अंदर कि हाउ वेल द असेसमेंट डिफरेंशिएट्स बिटवीन द कैंडिडेट्स, कि वो हमें विद्यार्थियों के जो पृथक करने के संबंधी ज्यादा जानकारी हमें दे सके कि कौन सा बच्चा किस लेवल पे स्टैंड कर रहा है, तो डिफिकल्टी लेवल का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी, वैधता एवं विश्वसनीयता संबंधी सिद्धांत। अब जब हम वैधता और विश्वसनीयता की बात करते हैं तो वैधता यह सुनिश्चित करती है कि आकलन कार्य और संबंध मापदंड विद्यार्थियों के अधिगम परिणामों का उचित स्तर और उद्देश्यानुसार मापन करें। यानी कि वैलिडिटी क्या है? वैलिडिटी इंश्योर करती है कि असेसमेंट टेक्स एन एसोसिएट क्राइटेरिया इफेक्टिवली मेजर स्टूडेंट अटेनमेंट ऑफ द इंटेंडेड लर्निंग आउटकम। यानी कि जो वैधता है वो ये बता रही है कि जो हम जांचना चाहते हैं वो ही हम जांचें और उसी का ही रिजल्ट मिले। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम बच्चे की क्रिएटिविटी जानना चाह रहे हैं तो हमारा जो असेसमेंट टेस्ट है, टूल है, वो उसकी क्रिएटिविटी को ही बताए। ये ना हो हम जानना तो क्रिएटिविटी चाह रहे हैं, रिजल्ट आ रहे हैं उसके कुछ और एस्पेक्ट के, पर्सनालिटी के, इंटेलिजेंस के, तो वो हमारा वैलिड नहीं होगा, वैध नहीं होगा। अब इसके बाद हम बात करें अगर रिलायबिलिटी की, तो इसका विश्वसनीय होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। विश्वसनीयता का मतलब क्या है कि दिस रिक्वायर्स क्लियर एंड कंसिस्टेंट प्रोसेसेस फॉर द सेटिंग, मार्किंग, ग्रेडिंग एंड मॉडरेशन ऑफ असाइनमेंट्स। यानी कि ये जो व्यवस्था है अंकन, ग्रेडिंग या दत्त कार्य के स्तर नियंत्रण की स्पष्ट और सुसंगत प्रक्रियाओं पर निर्भर है। यानी इसका अगर हम एक बहुत ही सिंपल भाषा में समझें कि विभिन्न परिस्थितियों और दिशाओं में भी हमें समान परिणाम प्राप्त हो। यानी कि आपने जो असेसमेंट बनाई है, अगर आप एक 7th स्टैंडर्ड के बच्चे का आकलन कर रहे हैं तो वो किसी और स्कूल के 7th स्टैंडर्ड के बच्चे का भी सेम रिजल्ट आएगा अगर आप वही टेस्ट दूसरे बच्चे को देंगे, अगर उसका आईक्यू लेवल सेम है। तब आपका जो असेसमेंट टूल है या जो भी आपने टेस्ट बनाया है वो रिलायबल होगा कि किसी भी कंडीशन में उसके रिजल्ट्स जो है बिल्कुल सेम आ रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिवनेस एंड इक्विटी की हम बात कर रहे हैं। यहां पे समावेशन और उचितता का सिद्धांत है। अब हम जब बात करते हैं समावेशन और यहां पर उचितता की, तो एज फार एज पॉसिबल हमें यहाँ पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए एकेडमिक स्टैंडर्ड से। हमें सब बच्चों को इंक्लूड करना चाहिए, इक्विटेबल असेसमेंट होनी चाहिए। कोई भी टास्क या प्रोसीजर हम फॉलो कर रहे हैं उसके अंदर किसी भी ग्रुप को हम हर्ट नहीं कर रहे या डिसएडवांटेज नहीं कर रहे। तो जहां तक संभव हो सके शैक्षिक मानकों से समझौता किए बिना ही समावेशन और उचित आकलन द्वारा ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि आकलन संबंधी कार्य और प्रक्रिया किसी भी समूह या व्यक्ति के लिए अहितकारी ना हो। यानी कि कई बार हम प्रश्न किसी पर्टिकुलर कास्ट से रिलेटेड या किसी को कोई और क्वेश्चन जो किसी को हर्ट करे किसी की भावनाओं को, ऐसे प्रश्न नहीं पूछने चाहिए। सबको साथ लेके चलना चाहिए, कोई आहत ना हो। उसके बाद हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ रिलेटेडनेस ऑफ द प्रोग्राम की। जब हम इस तरीके की बात करते हैं, रिलेटेडनेस ऑफ द प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर हमारा आ रहा है कि जो हमारा असेसमेंट है वो प्रोग्राम डिजाइन का ही पार्ट हो। यानी कि जो पढ़ाया जा रहा है, जो काम हमने किया, जो हमारा टेस्ट है वो उसी का पार्ट हो, वो डायरेक्टली रिलेट करे उस प्रोग्राम के एम्स को और लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को, आउटकम्स को। तो असेसमेंट टास्क क्या होना चाहिए? वो रिफ्लेक्ट करे नेचर ऑफ सब्जेक्ट को, कि जो सब्जेक्ट हमने पढ़ाया है, हम जो असेसमेंट ले रहे हैं वो उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो प्रिंसिपल ऑफ रिलेटेडनेस ऑफ द प्रोग्राम। नेक्स्ट हमारा है प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक, जिसको हम प्रतिपुष्टि का सिद्धांत भी कहते हैं। तो
यहाँ क्या है, जब भी हम आकलन कर रहे हैं हमें समय अनुसार प्रतिपुष्टि देनी चाहिए, फीडबैक देनी चाहिए, जिससे लर्निंग में इंप्रूवमेंट हो कि विद्यार्थी ने कहाँ क्या गलती की है, कहाँ पे उसके सुधार की गुंजाइश है। तो इस तरीके से प्रतिपुष्टि पर आधारित जब हमारी असेसमेंट होती है तो वहां पर सुधार की बहुत ज्यादा गुंजाइश होती है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ कोलैबोरेशन की। प्रिंसिपल ऑफ कोलैबोरेशन में जब हम बात करते हैं तो यानी कि सहयोगात्मक प्रयासों का ये सिद्धांत है। तो कोलैबोरेटिव एफर्ट्स की जब बात होती है तो स्टूडेंट की लर्निंग सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यानी कि जो असेसमेंट है, जब हम असेसमेंट करते हैं बच्चों की तो उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। एजुकेशन जो कम्युनिटी है, जिस कम्युनिटी में हमारे एजुकेटर्स भी आते हैं, लाइब्रेरियंस भी आते हैं, किस तरीके से लाइब्रेरियंस बच्चों की हेल्प कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स किस तरीके से हेल्प कर रहे हैं, और इसके अंदर कैंपस से बाहर के लोगों का भी योगदान हो सकता है। कोई आपके एल्युमनाई हैं, पुराने स्टूडेंट्स हैं, कोई बाहर से एम्प्लॉयर्स हैं जो एनरिच कर रहे हैं बच्चों को पढ़ाने में। तो जो आकलन है, जब आप इस सभी चीजों का इस्तेमाल करेंगे, ये सभी का एक सहयोगात्मक जो हमारा प्रयास होगा वो सब भी आधारित है असेसमेंट में। अगर आपने पहले ही छात्र के हितों संबंधी काम किए हैं, इन सब लोगों ने मिलकर काम किया है, तो जो आकलन होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। इसके बाद हम बात करें प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट, सतत सुधार का सिद्धांत। अब हमने बात की कि जब हम आकलन करते हैं तो फीडबैक देते हैं, कहाँ गलती रही, क्या ठीक हो सकता है, किस तरीके से अधिगम को बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ सतत सुधार का सिद्धांत काम करता है, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट, क्योंकि आकलन जो है वो सूचनाओं की उपयोगिता की पहचान करवाता है। और इसके अंदर एक बात आती है कि जो वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन है वो किस प्रकार से हेल्प करती है इंप्रूवमेंट में, जो कि हमें कुछ एविडेंस देती है, सजेस्ट करती है हमें कि हमें क्या सुधार करने चाहिए, जिससे कि हमारा जो रिजल्ट है, जो परिणाम है वो ठीक हो आए हमारा। तो इस तरीके से बहुत सारे सिद्धांत है जिन पर हमारा जो आकलन है वो निर्भर करता है। तो आज हमने पढ़े आकलन और उसके संबंधी कुछ सिद्धांत। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।